अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले अहम बैठक की बात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में सिक्योरिटी के मुतालिक जो उमूर हैं उन सब पर बात की गई। मज़ीद जानेंगे, समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास शब्बीर, सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, खित्ते की उमूमी मजमूई सूरत हाल भी है, कोविड भी है, वैक्सीनेशन के मामला भी हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। क्या क्या उमूर थे जो ज़ेरे गौर आए? देखिए, एक बहुत अहम मुलाकात थी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। DGI SID इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इस मुलाकात में पाक फौज की पेशवाराना अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जैसा आपने कहा कि वैक्सीनेशन और कोविड और दीगर अहम जो कौमी इशूज़ हैं उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में DGI SI जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। पाक फौज की पेशावराना अमूर पर भी इस मुलाकात में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। किरण, बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आप हमारे साथ थे, इस अहम मुलाकात के बारे में अपडेट कर रहे थे। ऑपोजिशन ओपन बैलेट से भाग क्यों रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजूहात बता दी। कहते हैं ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करके सेनेट में सीटें हासिल करना चाहती है। मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात से फंड्स लेने वाली पार्टियां बेनकाब होंगी। शदीद महंगाई पर काबू पाने का दावा भी किया गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की बैठक, फॉरेन फंडिंग और सेनेट इलेक्शन समेत दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में वजीर आजम अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात ने फंडिंग की, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, ये इलेक्शन कमीशन में खुद एक्सपोज होंगे। सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के यू टर्न का भी जिक्र। वजीर आजम ने कहा, इन पार्टियों ने ओपन बैलेट की तजवीज पर इत्तफाक किया था, लेकिन अब दोनों भाग रही हैं। उनका मकसद हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सीटें हासिल करना है। वजीर आजम का मुल्क में बढ़ती महंगाई को लगाम देने का भी दावा। बोले, हुकूमती इकदामात के नताइज मिलना शुरू हो चुके, खाने पीने समेत दीगर अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। अलबत्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला आलमी मंडी के साथ जोड़ दिया। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में हर शहरी को मुफ्त इलाज का बड़ा कारनामा करार देते हुए पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान कर दिया। 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी PDM में से मैं भूल गया। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। 31 जनवरी जो है वो दी हुई है। 31 जनवरी तक तुम्हारे पास मोहलत है, इस्तीफा दो, घर जाओ। 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए, जबरदस्त। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है। 31 जनवरी को उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। जनवरी इस्तीफा दो। जनवरी 31 तक ये साहब मुस्ताफी हो जाए। ऐसी कई जनवरी आई और कई चली गई। 31 जनवरी जब आएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमजोर टीम आ जाती थी मैं कहता था मैंने नहीं खेलना, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। तो वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेने में नाकाम PDM फेस सेविंग का अजीब व गरीब फार्मूला ले आई। बिलावल भुट्टो ने PDM की नाकामी को वज़ीर आज़म की नाकामी कह दिया। ट्विटर पर लिखा, वज़ीर आज़म इस्तीफा देने में नाकाम रहे। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की आखिरी तारीख होगी। जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी। कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च आज था? 11 जमाती ऑपोजिशन इत्तेहाद की डेडलाइन खत्म। वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा नहीं आया। तो चैलेंज लेके मजा आता है। बिलावल ने PDM की नाकामी का मलबा वजीर आजम पर डाल दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्विटर पर लिखा, वजीर आजम को मौका दिया था कि बाइज्जत तरीके से घर चले जाते, लेकिन वो PDM की डेडलाइन पर इस्तीफा देने में नाकाम रहे। इनको रुलाऊंगा मैं। बिलावल ने यह भी कहा कि हुकूमती मायूसी आया हो चुकी है। सेनेट इंतखाबात साबित कर देंगे कि हुकूमत की बुनियादें खोखली हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम के पास मौका था, वो जमहूरी अंदाज में इख्तिदार मुंतकिल करके शफाफ इलेक्शन करवाते। अब मुश्तरका ऑपोजिशन वजीर आजम को निकाल बाहर करने के लिए काम करेगी। 24 घंटे की मार
दमादम मस्त कलंदर का नारा लगा कर अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। बिलावल ने कहा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। उम्मीद है लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का मामला पीडीएम के इजलासों में जेर बहस आएगा। ऐसा तो पहले ही बता दिया था। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा 31 जनवरी को बड़े लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। पहले ही कह दिया था सबको इसी तनख्वाह में काम करना होगा। अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर हुकूमत के लिए बद्दुआओं की मुहिम शुरू कर दें। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। कल 31 जनवरी थी, बड़े लोगों के ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं। बिलावल और मरियम अब मिल के हुकूमत को बददुआओं की कैंपेन शुरू। अगर हर वक्त हम हुकूमतों को गिराने बनाने में लगते रहेंगे तो फिर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। हुकूमत को अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए कि वो बैठे और हम एक बड़ी इस्लाहात के ऊपर काम कर सकें। 18वीं तरमीम के नतीजे में और NFC अवार्ड के नतीजे में पूरा फ्रेमवर्क ही तबाह बर्बाद हो गया। वफाक के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म को जवाब दे नहीं है, इख्तियार सारा उसके पास है, तो फिर फेडरेशन का तस्वुर कैसे जो है वो आगे चलेगा। और NFC अवार्ड का 60% सूबों को चला जाता है। कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम जांच सकें कि ये सूबों को जो पैसा जा रहा है ये खर्च भी हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों ने भी 18वीं तरमीम की उन लोगों ने ना सोचा ना समझा। नवाज शरीफ साहब ने भी आर्टिकल 158 के ऊपर सिग्नेचर किए और पंजाब को जितना नुकसान आर्टिकल 158 के ऊपर साइन करने से हुआ कभी तारीख में नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे तीसरी दफा वजीर आजम बनने की इजाजत दे दें, आप जो मर्जी मुझसे लिखवा लें। पंजाब की पीठ में खंजर घोंप दिया। और ऐसे में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मायूस हो गए। कहते हैं वजीर आज़म मुस्तकबिल में भी जल्द इस्तीफ़ा देते नजर नहीं आ रहे। तजुर्बात की रोशनी में इस वक्त इन हाउस तब्दीली की हिमायत नहीं कर सकते। कोई किसी और ऑप्शन पे सोचा जाए तो इसलिए हमें इंतज़ार था कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे, मगर वो नहीं दिए। अलबत्ता हमारे इस्तीफ़े हमारे पास जमा हैं, जब क़यादत फैसला करेगी तो जमा कर देंगे। साबिका तजुर्बात की रोशनी में हम तो उस वक्त तक हिमायत नहीं कर सकते जब तक कि हमें 100% यकीन न हो जाए कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि तजुर्बात हमारे यही हैं। अगर बिलावल भुट्टो साहब ने दाने पूरे किए हैं और हिसाब उनका सही है तो भी 4 तारीख को जो इजलास है उसमें वो अपना मौक़िफ़ देंगे। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इस्तीफे की डेडलाइन गुजरी। वजीर आज़म को अपनी रुखसती का अब टीवी से ही पता चलेगा कि उनके जुल्म की हुकूमत अवाम ने गिराई। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट पर डाका डाला गया। इमरान खान ने नून लीग का मुतालिबा उस वक्त क्यों नहीं सुना। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है इस्तीफे की डेडलाइन गुजरी, अब वजीर आज़म को अपनी रुखसती के बारे में टीवी से मालूम होगा। उनके जुल्म की हुकूमत अवाम ने गिराई, ये भी उनको टीवी से पता चलेगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट पर डाका डाला गया था। इमरान खान ने नून लीग का मुतालिबा उस वक्त क्यों नहीं सुना। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी ने PTI के 25 अरकान को साथ मिलाने का बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से वजीर आज़म कहते थे कि 5 करोड़ नहीं देंगे तो ये रिश्वत है। इल्ज़ाम लगाया कि अब MNAs को तरक्याती फंड की मद में 50-50 करोड़ रिश्वत दी जा रही है। आपके सामने दावा करता हूं कि हमारे साथ खुद चट्टान साहब मेरे साथ खड़े हैं, 25 MNAs PTI के हमारे साथ राब्ते में हैं। जो वज़ीर आज़म कहता था कि 5 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत है, हम जो है ये रिश्वत जो है हम MNAs को वो दे देंगे। अब जो है उन्होंने जाके 50-50 करोड़ रुपए MNAs को जो है तरक्याती फंड दे रहे हैं रिश्वत की सूरत में। और अब जो है वो एक बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने MNAs MPs से खफा हैं। हम किसी की पार्टी तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने प्रेसिडेंट साहब ने, पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ये चीज़ हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई मुकाबले की मैदान आया और वज़ीर आज़म साहब ने चैलेंज किया तो इंशाल्लाह हम 25 MNAs PTI के आपके सामने रखेंगे कि ये 25 MNAs हैं PTI के जो हमारे साथ राब्ते में हैं।
और जब भी पार्टी को ज़रूरत है हम मुख्तला पीपल्स पार्टी के सामने उनको हम पेश करें। सेनेट का इलेक्शन आ रहा है अभी बहुत जल्द, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को सेनेट के हवाले से बस एक मशवरा देता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से जो पहले है उसने घबराना नहीं है, अपोजिशन को जो है वो धमकाना नहीं है, किसी को वरगलाना नहीं है, और वो खुश रहें लेकिन अपने खर्चे पे, टैक्स पेयर के खर्चे पे न रहें। और अब एक हौसला अफजा खबर, कोरोना वैक्सीन आ नहीं रही बल्कि आ गई है। दोस्त मुल्क चीन से साइनोफार्म की 5 लाख डोज लेकर पाक फजाइया का तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंचा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर ने अपनी निगरानी में वैक्सीन वसूल की। कहा वबा का तोड़ पाक चीन मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। और हम खान रिपोर्ट कर रही हैं। था जिसका इंतजार वो जहाज आ गया। पाकिस्तान और चीन ने दोस्ती के सफर में एक और मिसाल कायम कर दी। पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन नूर खान एयरबेस लाया। पहली खेप में भिजवाई गई 5 लाख डोजेस की वसूली के लिए खुसूसी तकरीब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वबा के खिलाफ जंग में ताउन पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से चीन की हुकूमत, खास तौर पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिससे ये साइनोफार्म का ये जो तोहफा है जो मिला है। चीनी सफीर ने कहा हमारी वैक्सीन का अव्वलीन हकदार आपके सिवा भला और कोई हो सकता था। 疫苗合作的重点在此，我要感谢巴基斯坦政府在批准国药疫苗紧急使用授权，以及中国康希诺公司 हुक्काम के मुताबिक पहले मरहले में 3 फरवरी से रजिस्टर्ड फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। महंगाई से निजात की कोई वैक्सीन तो नहीं, और मसला ये है कि हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार ये किया कि महंगाई का तेल गोया अवाम के मसाइल पर मजीद छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये 54 पैसे फी लीटर तक महंगी कर दी गई। ओगरा ने कीमत 13 रुपये 18 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की थी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की हैट्रिक। ओगरा ने नरखों में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश भिजवाई। वजीर आज़म की जानिब से कीमतें सिर्फ 3 रुपये 54 पैसे तक बढ़ाने की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 70 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 111 रुपये 90 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 88 पैसे महंगा, अब 116 रुपये 7 पैसे का 1 लीटर मिलेगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत 3 रुपये बढ़कर 79 रुपये 23 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 54 पैसे महंगा होकर 80 रुपये 19 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। 1 जनवरी से अब तक पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 21 पैसे बढ़ चुकी। नई कीमतों का इतलाक 1 से 15 फरवरी तक होगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस वसूल कर रही है। पेट्रोल पर 40 रुपये से जायद जबकि डीजल पर तकरीबन 42 रुपये टैक्स वसूली कीमतों में इजाफे की अहम वजह करार दी जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर कौन कौन सा और कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है, ये हमें बताएंगे वहाब कामरान अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी क्यों है? वजह आलमी मंडी में कीमतों का उछाल नहीं, मुल्क में फैला टैक्सेस का जाल है। पेट्रोल पर फी लीटर कितने टैक्स हैं, बस जरा गिनते जाएं। पेट्रोलियम लेवी 21 रुपए, जनरल सेल्स टैक्स 19 रुपए 2 पैसे, गोया मजमूई टैक्स 40 रुपए से जायद है, जबकि कंपनी मार्जिन 2 रुपए 81 पैसे और डीलर मार्जिन 3 रुपए 70 पैसे इसके अलावा है। बात करें डीजल की तो उस पर मजमूई टैक्सेस की शरह पेट्रोल से भी ज्यादा यानी 41 रुपए 96 पैसे फी लीटर है। डीजल पर कंपनी मार्जिन वही 2 रुपए 81 पैसे जबकि डीलर मार्जिन 3 रुपए 12 पैसे अलग है। इन जालमाना टैक्सेस पर भी बस नहीं, हुकूमत पेट्रोल पर कंपनी मार्जिन में 45 पैसे और डीलर मार्जिन में 58 पैसे फी लीटर इजाफे का इरादा रखती है। और क्लासरूम अच्छे सवालात को जन्म देते हैं। तो तालीमी इदारे खुलने के बाद कोई तालिब इल्म खुश है तो कोई उदास, मगर 10वीं जमात की मुकद्दस के जहन में चंद ऐसे सवालात हैं जो आपको भी उदास कर देंगे। ये सवालात क्या हैं, जानते हैं कराची से मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में। Energy and second word is potential energy. So what is the difference between kinetic energy?
2.5 माह बाद स्कूल खुल गए। क्लासरूम में पढ़ाई का आगाज लंबे अरसे के बाद हुआ। सब पढ़ रहे हैं, मगर 10वीं जमात की तालिबा मुकद्दस किन ख्यालों में डूबी है। हमारा जो पूरा साल जाया हुआ है, ठीक है आपने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो हमें कौन पढ़ाएगा? ये हमारी बेस ही, हम आगे जाके पढ़ेंगे तो यही चीज़ हमें एडवांस लेवल में मिलेंगी। जब हमने बेस ही हमारी सही नहीं है तो हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे? तो प्लीज़ हम फॉलो करके भी पढ़ सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है स्कूल नहीं खोले। जी हाँ, तालीमी नुकसान का अजाला कौन करेगा? असातिज़ा भी परेशान हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी तालीमी इदारे इस तरह से बंद नहीं हुए जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे मुल्क में रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा लॉस रहा है। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। माहिर तालीम कहते हैं कि कोरोना वबा में स्कूल्स के बंद रहने से जितना नुकसान तालीम का हुआ, किसी चीज का नहीं हुआ। अब हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए तालीमी इदारों को खुला रहने दे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मुद्दस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और तालीम से जुड़े सूबाई वजीर मुराद रास कहते हैं वालिदैन एतमाद से बच्चों को स्कूल भेजें, डंडे के जोर पर SOPs पर अमल कराएंगे। कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ गए, 1 मिलियन बच्चों को स्कूल वापस लाने का टारगेट है। पेरेंट्स को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने की। जहां पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे, वहां पे हम डंडे के जोर पे SOPs फॉलो करवाएंगे। काफी बच्चे जो हैं वो स्कूलों से कोरोना की वजह से स्कूल छोड़ के चले गए। सबसे पहली चीज जरूरी है उन बच्चों को वापस लेकर आना। 1 मिलियन बच्चों का टारगेट है। जो टीचर्स समझ रहे हैं ना कि उन्होंने एनरोलमेंट करनी है, वो टीचर्स नहीं है इन्वॉल्व। टीचर्स सिर्फ पढ़ाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल काउंसिल्स की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज AEOs की होगी। उनके टारगेट्स रखे गए हैं, कितना कितना बच्चा उन्होंने ला के स्कूलों के अंदर दाखिल करवाना है। अगर आप नए तालीमी साल में PhD में दाखिला लेना चाहते हैं तो BS या 16 साल की एजुकेशन के बाद ऐसा कर सकते हैं। फरार अब्बानी तफसील बताएंगी। मुल्क के आला तालीमी निज़ाम में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। वो क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले अगर आपको PhD करना हो तो आप मास्टर्स डिग्री के बाद MPhil के बाद ही PhD में दाखिला लिया करते थे, लेकिन अब ये देखें नई पॉलिसी। MPhil और MS के बजाय आप बैचलर्स के बाद बराह रास्त PhD में दाखिला ले सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके क़याम को सिर्फ 10 साल हुए हैं वो PhD नहीं करवाएंगी, और वो जामियात जो PhD करवाएंगी वो साल में 2 बार एडमिशन ले सकेंगी। इसके अलावा PhD प्रोग्राम्स 8 साल के अंदर मुकम्मल करना होगा, जबकि कम से कम मियाद 3 साल है। एडमिशन के लिए आपको 3 GPA से ऊपर स्कोर करना होगा, जबकि एनुअल डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी होगा। फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां लड़की ने सहेलियों पर फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। नबीला की फायरिंग से मुकद्दस मौके पर ही हलाक हो गई। मुलजिमा नबीला ने जहरीली गोलियां खा ली, जो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। बात करेंगे यूसुफ चीमा से। यूसुफ बताइए। देखें, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें नबीला जो है उसने अपनी दोस्त मुकद्दस को जो है गोली मार के कत्ल कर दिया था। हम नबीला ने उसके बाद जो है पुलिस राय के मुताबिक कोई जहरीली चीज़ खा ली थी जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हम उसका इलाज जारी था, जिसके अंदर जो है अब नबीला जो है वो भी जाँ बहक हो चुकी हुई है। इसके बाद अब उसकी लाश को भी यहाँ से जो है मुंतकिल किया जा रहा है उसके नवाही इलाके में। और तमाम इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि लड़की जो है उसको अपने ज़ाती रंजिश की बिना पर ये सारा इंतहाई कदम उठाया था, और ये दोनों दोस्तियाँ आपस में, दोनों लड़कियाँ जो हैं इनको बातचीत करने से उनके घर वालों की जानब से रोका गया था, जिसके बाद ये इंतहाई कदम उठाया गया है। यूसुफ चीमा, तफसील के लिए शुक्रिया। 2 डॉक्टर भाइयों की मुबैना खुदकुशी का मामला। मुल्तान पुलिस ने डॉक्टर सलीम के घर की CCTV फुटेज जारी की है, जिसमें डॉक्टर सलीम को घर में दाखिल होते और फिर कुछ उठाते हुए देखा जा सकता है। माहिर नफ्सियात की मुबैना खुदकुशी के ठीक 1 हफ्ते बाद उनके भाई डॉक्टर सलीम की जली हुई लाश उनके घर से मिली थी। पुलिस ने इस सिलसिले में CCTV फुटेज जारी की है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि डॉक्टर सलीम घर के अंदर दाखिल होते हैं, फिर वो कुछ चीज़ उठा रहे हैं। माहिर नफ्सियात की मुबैना खुदकुशी के 1 हफ्ते के बाद उनके भाई डॉक्टर सलीम की जली हुई लाश उनके घर से मिली थी। लाहौर में इमाम मस्जिद के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बीवी ने अपने दोस्त के जरिए कारी आसिफ को कत्ल कराया। सहेली से तफ्तीश में सारा मामला बेनकाब हो गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, जबकि मुलजिमा रुपोश है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 25 साला इमाम मस्जिद का कत्ल, बीवी ही मुलव्विस निकली। गिरफ्तार मुलजिम ने सारे राज खोल दिए।
कारी आसिफ यूसुफी को चंद रोज कबल शालीमार के इलाके में कत्ल किया गया। मोबाइल फोन कॉल्स और दीगर शवाहिद की बिना पर तफ्तीश की गई। मुलजिमा की एक सहेली से पूछगछ में मुलजिम उस्मान का किरदार सामने आया। उसकी बीवी के कहने पे ये सारा कुछ मैंने किया है और उसने भी ये मेरे साथ मिलकर ये काम हमने दोनों ने मिलकर किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बीवी और मुलजिम की दोस्ती बस में सफर के दौरान हुई। जब हमने सिम ट्रैक की तो उसमें उसका नाम मोहम्मद अशरफ के नाम से सिम रजिस्टर्ड थी। फिर मोहम्मद अशरफ को हमने ट्रेस करके इसको पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम उस्मान से आला कत्ल बरामद किया जा चुका है, जबकि मुलजिमा अलिशबा की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और अनदेखा पाकिस्तान में अब एक अहम मसले पर बात करेंगे जिसने कई लड़कियों की जिंदगी को मुश्किल में डाला हुआ है। इस मुश्किल का नाम है गग रस्म। खैबर पख्तूनख्वा में एक माह के दौरान गग के 3 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके, 2 जनूबी वजीरिस्तान और 1 पेशावर से। ये कहानी सिर्फ फरजाना की नहीं, सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां गग रस्म तबाह कर रही है। गग बेसिकली कहते हैं पुकार या ललकार को। एक लड़का जिसको कोई रिश्तेदार लड़की पसंद आ जाए तो उसके घर के सामने फायरिंग करके बता देता है कि ये लड़की मेरी है। वो लड़की जो है, अगर वो बंदा उससे शादी करता है नहीं करता, पूरी उम्र उसके नाम से वो लड़की बैठी रह जाती है। उस लड़की का रिश्ता जब आता है तो सब लोग कहते हैं कि ये तो उसके नाम है। ये अल्फाज उम्र भर लड़की के कानों में गूंजते हैं। वाक़ये के बाद जिससे मेरी मंगनी हुई थी, इसने रिश्ता तोड़ दिया। बोला कौन दुश्मनी मोल ले। आज 20 साल हो गए, ख़ानदान मोहल्ले से रिश्ते आज तक नहीं आए। बहुत सी लड़कियां खुदकुशियां कर चुकी हैं। इस रस्म में लड़की या उसके अहले खाना की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं। अक्सर हालात में हमने देखा है कि वो लोग दरिया में छलांग डालकर खुदकशी कर लेती हैं या अपने आप को मारती हैं, या अभी लेटली एक केस जो है जो हमने 2 दिन पहले देखा था, उसमें ये है कि वो गंदे नाले से पानी पीना भी शुरू कर देती है। ये लोग रस्म को इतनी अहमियत देते हैं कि लड़की के अहले खाना समेत कोई मुखालिफत नहीं करता, और जो करता है वो दुश्मनी मोल लेता है। बड़े बूढ़े मजबूरन उस लड़की को उसके घर बयाते हैं, क्योंकि उस लड़की बेचारी का मुस्तकबिल मशकूक हो जाता है। परायों में नहीं हो सकती है, उमूमन रिश्तेदारों में ये बात हो जाती है, और रिश्तेदारों में इस बात का मतलब दुश्मनी का आगाज है। लड़की को रस्म की भेंट चढ़ाकर दुश्मनी निकाली जाती है और लड़की वालों से अपनी शराइत पर मुआमलात तय किए जाते हैं। फैमिली का केस आपके सामने आया हैदराबाद की पेशावर की लड़की का। उनका भी यही था कि फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था लड़के की शादी का, और उसका बदला लेने के लिए एक लड़की के ऊपर जो है ये गग की रस्म को इम्प्लीमेंट किया गया। 2013 में कानून साजी से पहले कोई मुखालिफ न था, न किसी को सजा मिलती। पिछले साल 2020 में सिर्फ 4 केसेस देखने को मिले जो कि सामने आए थे वजीरिस्तान से। लेकिन अगर आप जाके ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देखें तो ये कस्टम जो है अभी भी कबायली इस्लाम में प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आपके पास 1 या 2 केस आते हैं, उसकी वजह ये है कि अवेयरनेस नहीं है। 2 फैमिलियाँ मैंने देखी कि उन्होंने वो हिजरत ही कर दी, वहाँ से निकल आए, नकल मकानी कराए, और यहाँ पर आकर उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हम इसलिए आए हैं कि वहाँ पर ये हमें डैमेज हुआ था। 4 गग एक्ट के तहत 16 जनवरी को जो था वो पर्चा दर्ज किया गया था, और उसमें जो 3 नॉमिनेटेड अफराद हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। बच्ची की उसकी रजामंदी के बगैर या उसके वाली की रजामंदी के बगैर
اس کی شادی کا اعلان کیا گیا ہے، باقاعدہ کارڈ چھپائے گئے ہیں اور ہال وغیرہ بک کیا گیا ہے۔ اس میں سزا جو ہے کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک جو ہے سزا مل سکتی ہے۔ یہ نان بیلیبل آفینس ہے۔ اس رسم کے ذریعے لڑکیوں سے اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار چھیننے والے یہ مسلمان شاید نہیں جانتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پہلے نکاح کا پیغام ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ عالم دین مفتی زبیر کہتے ہیں غگ رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کو اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانا چاہیے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی بولے، واقعات پر ضلع انتظامیہ کو کارروائی کی ہدایت کر دی۔ معروف عالم دین مفتی زبیر نے غاگ رسم کو خلاف اسلام اور حرام قرار دے دیا۔ پروگرام نیا دن میں گفتگو میں کہا، جب سبھی اس کے خلاف ہیں تو خیبر پختونخوا میں یہ رسم کیوں جاری ہے؟ حکومتی سرد مہری نہیں ہونی چاہیے، حکومتی رٹ قائم ہونی چاہیے، اس کو باقاعدہ بدترین جرم قرار دیا جائے، سزائیں دی جائیں۔ علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، اٹھیے، جمعے کے اندر تقاریر میں، نمازوں میں، مسجدوں میں، مدارس کے اندر ان رسومات بد سے متعلق جہاد کیجیے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کہتے ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جمہوریت کے منافی ہے۔ جرم تو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن جب جرم ہوتا ہے تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور یہی صوبائی حکومت یہی کر رہی ہے۔ میرے خیال سے اس میں بڑا رول جو ہے وہ آپ کے معاشرے کا ہے۔ شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اب سختی کی جائے گی، میڈیا آگاہی پیدا کرے، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آواز اٹھائیں۔ مزید خبریں ہوں گی اس بلیٹن کا حصہ، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کمپنیز کا انتخاب کیسے کیا، معاہدے منسوخ کیوں کیے، $1.5 ملین کی غلط ادائیگی کا ذمہ دار کون، اب سب سامنے آئے گا۔ براڈ شیٹ سکینڈل کی تحقیقات آج سے شروع ہوں گی۔ کمیشن سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید اسلام آباد پہنچ گئے۔ معاون عملے کی تعیناتی اور دفتر ملنے کا ہی انتظار ہے۔ کمپنیوں کا انتخاب کیسے کیا، معاہدے منسوخ کیوں کیے، $1.5 ملین کی غلط ادائیگی کا ذمہ دار کون ہے، سب سامنے آ جائے گا۔ براڈ شیٹ سکینڈل کی تحقیقات آج سے شروع ہوں گی۔ کمیشن سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید اسلام آباد پہنچ گئے۔ اور سینٹ میں مولانا عبدالغفور حیدری نے رحمان ملک پر ماضی میں سورہ اخلاص غلط پڑھنے پر تنقید کی تو رحمان ملک جوش میں آ کر تلاوت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 10 سال بعد بھی سورہ اخلاص درست نہ پڑھی۔ سینٹ کے دروازے پر لکھے لفظ اخراج پر بھی رحمان ملک اور عبدالغفور حیدری میں علمی بحث چھڑ گئی۔ کیا ہوا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت تھی، وہ آج میں پڑھ کے سناؤں گا، وہ آج پڑھو گے، آج بھی غلط پڑھو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پہ جب میں آیا نہیں، میری بات جو میری غلط سوچ تو نہیں بھائی میں عربی کو آپ جتنی جانتا۔ چھوٹی سی صورت جو چھوٹا بچہ بھی پڑھتا ہے، اگر وہ بھی غلط پڑھے تو آپ بتائیں۔ اسلام سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کی غلطی پہ پردہ ڈالو۔ یہ جو آپ کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے اخراج، یہ صحیح ہے؟ اخراج کا معنی ہے نکالنا، اور آپ نے بات کی اخراج کی، وہ غلط ہے، وہ خروج ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہمارا اخراج ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے۔ جب کسی کو آپ باہر نکالتے ہیں سٹیپ لگا کے اسے کہتے ہیں خروج۔ کہ میرے علماء اکرام جس انداز سے میری تذلیل کرنے کی کوشش کیا ہے، مجھے ضرور ہے کہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں یہ اپولوجائز کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ وزیر اعظم عمران خان سے مسلم لیگ قاف کی قیادت کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سینٹ انتخابات کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی بھی اس موقع پر اس ملاقات میں موجود تھے۔ حکومت کی جانب سے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور شفقت محمود نے شرکت کی۔ ملاقات میں سینٹ انتخابات کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا، بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے اتحادی امیدوار کامل علی آغا کے نام کی منظوری دے دی۔ حکومت نے سینٹ انتخابات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔
गुजरावाला में नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान पार्टी छोड़ने वाले इदरीस सिपाल ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने समा की खबर की तस्दीक भी कर दी। तलाल चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ समा के प्रोग्राम में ये खबर झूठ करार दी थी। इदरीस सिपाल ने तलाल चौधरी के बयान की तरदीद कर दी। समा टीवी के प्रोग्राम सवाल विद एहतशाम में जो क्लिप चलाया गया है वो बिल्कुल ठीक था, और उस पे जो तलाल चौधरी साहब ने बात की है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि मैं पार्टी छोड़ने के बाद हॉल में वापस आया हूँ और मैंने उस बयान को वापस लिया हो। मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ। मैंने पार्टी छोड़ दी तो छोड़ दी। तलाल चौधरी साहब को ये झूठ बोलना ज़ेब नहीं देता। उन्होंने ये गलत बात की है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। सेनेट इलेक्शन से पहले काफ़ी कुछ हो रहा है। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर लीं, मांग लीं। ख्वाहिशमंद जियालों को 1 लाख रुपए नाकाबिल वापसी जमा कराना होंगे। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, बताइए क्या क्या शर्त है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस दफा सेनेट इलेक्शन का जो टिकट है उसके ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उसकी फीस में इजाफा कर दिया और ये फीस डबल कर दी गई है। गुज़िश्ता साल 50,000 रुपए जो है नाकाबिले वापसी फीस थी, लेकिन इस दफा ये फीस जो है वो रखी गई है 1 लाख रुपए। इस तरह पीपल्स पार्टी के जियालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला किया गया है। सेनेट इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं उन्हें नाकाबिले जमानत के जो शख्सी जमानत है उनके पैसे बिलावल हाउस के पते पर अरसाल करने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि दरख्वास्तें बिलावल हाउस के पते पर अरसाल की जाए। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन कोई विफाकी वजीर शरीक नहीं हुआ। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में क्या काम हो रहा है? सिंध के साईं सरकार ने कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास बुलाया, मगर इस बार कोई वफाकी वजीर इजलास में नजर न आया। इजलास में महमूदाबाद नाले से तजावजात हटाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 7.5 किलोमीटर नाले के दोनों अतराफ साफ कर दिए गए हैं। एंटी इंक्रोचमेंट में 277 डंपर्स, 30 ट्रक्स, 31 लोडर्स काम कर रहे हैं। महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को सपोर्ट भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता इजलास में वफाकी वजीर अली जैदी शरीक हुए थे और कराची पैकेज पर झगड़ा हुआ था। और सूबा सिंध में क्या हो रहा है? अमन है या नहीं? तरक्की हो रही है या नहीं? वफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर ने सब कुछ नोट कर लिया। शिकारपुर के दौरे पर आए तो कहा सिंध में अमन नहीं। वजीर आजम को रिपोर्ट करेंगे कि सिंध के लिए कुछ करे। वाज़े किया कि गवर्नर राज नहीं लगने वाला। अगर हम सिंध के अवाम के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से नारा ये बुलंद होता है 18वीं तरमीम का। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। शर्म आनी चाहिए। अब वैक्सीन के लिए अभी लाइन में लगे हुए होंगे कि वफाक दे, लेकिन जब भी इनका जो जबर है, इनका जो जुल्म है सिंध के अवाम के ऊपर, जब उसकी बात की जाए तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। 65 अरब रुपया सिंध के अवाम के ऊपर खर्च किया वफाक ने, और जब वो पैसा बांटा जा रहा था तो मुराद अली शाह कहते थे कि ये मुजरिमाना काम हो रहा है। कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला, लेकिन लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाक मेरी वज़ीर आज़म को ये दरख्वास्त होगी जिम्मेदारी पूरी करे। अभी बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। Clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 11. Babar Saab. Thank you very much, Mr. Speaker. I am moving item number 11. With your permission, I move that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017, Act Roman 8 of 2017, the Public-Private Partnership Amendment Authority Bill 2020 may kindly be passed forthwith. Thank you. कोई बोलना चाहते हैं उसके ऊपर? इस पे बोलो ना, जाओ तकरीर करो इसके ऊपर। असद साहब तकरीर करो इसके ऊपर ये बिल पे। जी, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017 and the Public-Private Partnership Authority Amendment Bill 2020 be passed.
All those in favor of say aye. All those that say no. I think ayes have it and the motion is adopted and considered the bill is passed. Item number 12. G. Zain Qureshi Sahab. I rise to move that the bill to make provisions for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. اس پہ کوئی بولنا چاہتے ہیں؟ نوید قمر صاحب. جی. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to make provision for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor say the motion may say aye. All those may say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is dated clause 2 to 23. The stand part of the bill. All those in favor say aye. Aye. All those that say no. I think ayes have it in consequence clause 2 stand part of the bill. The 2 to 23 stand part of the bill. بابر اعوان نے سی پیک اتھارٹی کا بل پیش کیا. قومی اسمبلی میں اس وقت اپوزیشن کا احتجاج جاری ہے. آگے بڑھیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں. کراچی کے خوبصورت ساحل تک پہنچانے والی سڑک خوفناک حادثات کا سبب بننے لگی. ماڑی پور ہاکسپے روڈ کی تباہ حالی نے شہریوں کی جان داؤ پر لگائی. اسی پر رپورٹ کریں گے سعد صابری. دنیا بھر میں ساحل سمندر جانے والی سڑکوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے. ان شاہراہوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں، مگر اس کے برعکس کراچی میں ساحل کے قریب سڑکوں پر سفر مشکل امتحان سے کم نہیں. ہاکسبے روڈ پر بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں. جب ہیوی ٹریفک گزرتا ہے تو گرد و غبار کا طوفان آ جاتا ہے. دھواں جو گرد و غبار اور مٹی یہ بالکل جا کے اندر انسان کو وہ حالت خراب کر دیتا ہے. کئی برس سے سڑک کی مرمت نہ ہونے کے باعث ٹریفک حادثات معمول بن چکے ہیں. سر یہ جو روڈ ایس ایسوسیشن پہ بنا ہوا ہے، ادھر اپنے آنکھوں سے ہم لوگوں نے دیکھا یہاں پہ رشکا والا ٹریلر کے نیچے آ کے پورا پریس ہو گیا تھا. انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اہم شاہراہ کی مرمت کے لیے اعلیٰ حکام کو درخواست دی جا چکی ہے. جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 500 سم تھنگ ہے. وہ ایگزیکٹ فگر تو میں نہیں، مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے. اگر مجھے پتا ہوتا ہے تو 540 یا 500 ایسی کچھ ہے گی. 540 ملین کتنا سمجھا نہیں میں. ہاں 540 ملین. سڑک کی موجودہ حالت شہریوں کی مشکلات بڑھا رہی ہیں، مگر حکومتی دعوے تاحال تکمیل تک نہ پہنچ سکے. حکومت اگر ان سڑکوں کا خیال رکھتی ہے تو یہ در حقیقت عوام کا خیال کرنا ہوگا. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ سعد صابری، سما، کراچی. پیمز اسپتال کے شہید پیرامیڈک سٹاف کی بیٹی مشعل اظہار اپنے والد کی یاد میں آبدیدہ، ساتھ ہی شکوہ بھی کیا. کسی حکومتی نمائندے نے ان کے گھر آ کر تعزیت تک نہ کی. ہماری نمائندہ ارحم خان ان کے لیے گئی، ان سے بات کی، آپ کو دکھاتے ہیں. جی ارحم. جی بالکل، کرونا کی وجہ سے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز بھی شدید متاثر ہوئے. اس وقت میرے عقب میں آپ جو 4 تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام آباد کے جو سب سے بڑے ہسپتال پیمز کے 4 شہدا ہیں، جن میں سے 1 ڈاکٹر ہیں، 2 پیرامیڈک سٹاف اور 1 نان میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہے منظور صاحب، ان کی بیٹی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، مشعل اظہار. میرے والد کا نام اظہار صاحب ہے اور وہ پیرامیڈیکل سٹاف تھے پیمز کے، اور وہ اپنے دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے. اور ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی بھی شہداء پیکیج نہیں ملا، نہ ہی کوئی کسی نے آ کے ہمیں پوچھا ہے کچھ بھی. اچھا، ظاہر سی بات ہے، باپ کا سایہ جب بیٹی پہ سے چلا جاتا ہے تو اسے بہت سارے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بہت باہمت ہو اور آپ بائک بھی خود چلاتی ہو، گھر کے کام بھی خود کرتی ہو، تو یہ سب کیوں آپ نے سمجھا کہ مجھے خود سے اپنے سارے کام کرنا چاہیے؟ بس جب ابو نہ رہے تو پھر انسان کو مضبوط ہی ہونا پڑتا ہے. اور بھائی نہیں ہمارا کوئی بھی، والدہ کے لیے ان کو میں ہی سنبھالتی ہوں، گھر کا سب کچھ میں ہی لاتی ہوں، سب میرے سر پر ہی ہے بس.
बाप का साया तो उठ गया उनके सर पे से, और उनका कोई भाई भी नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से उनके घर कोई आया ताज़ियत करने के लिए और ना उन्हें दिलासा देने के लिए कोई आया। तो वो यही मुतालबा करती हैं कि कम से कम उनके वालिद के लिए जो शुहदा पैकेज का ऐलान किया गया था वो उनको मिलना चाहिए। जी और हम तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।